Welcome my dear student. Today we are going to discuss our NTSC Stage 1 previous year questions. आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ 3 एटम्स A, B and C आर गिवन बिलो. हमें यहाँ पे बताना है कि 3 टाइप्स ऑफ एटम्स हमको यहाँ दिए हुए हैं. इसकी बेसिस पे उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी यहाँ प्रेजेंट है. हमें बताना है इनको देखकर कि इसमें से कौन आइसोबार्स होगा एंड कौन आइसोटॉप्स होगा. ठीक है. आइसोटॉप्स जो होते हैं वो स्पीसीज़ होती हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं. एंड आइसोबार्स वो स्पीसीज़ होती है जिनके एटॉमिक मासेज जो होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं. एटॉमिक मासेज निकालने के लिए हमको जो दो पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है वो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो हमको यहाँ पर देख करके बताना है कि किसके कौन आइसोटॉप्स होंगे और कौन आइसोबार्स होंगे. तो हम देखते हैं कि ए जो है उसके पास 90 प्रोटॉन्स हैं. ठीक. सी के पास भी 90 प्रोटॉन्स हैं. दैट्स मीन्स इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो अलग अलग है. जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके अलग अलग है तो ये क्या होंगे, आइसोटॉप्स होंगे. बिकॉज इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सिमिलर है इसलिए ए एंड सी जो होगा हमारा वो क्या होगा, आइसोटॉप्स होगा. हम इसको यहाँ पर लिखते चलेंगे ए एंड सी, ये होंगे आइसोटॉप्स. ठीक है. अब हमें पता लगाने कि इनमें से कौन आइसोबार्स होंगे. तो हम देखते हैं कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर होंगे वो क्या होंगे, आइसोबार्स होंगे. तो यहाँ पे 90 प्रोटॉन्स हैं ए के पास और बी के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं. तो हम और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे सेम है. मीन्स प्रोटॉन के जो नंबर्स हैं वो तो एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सिमिलर है. तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो आइसोबार्स हैं. सो ए एंड बी विल बी आइसोबार्स. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना आंसर देखें तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमें यहाँ पता लगाना है कि जो दो स्पीसीज हमको गिवन है इसमें से इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसके अंदर होगा. तो हम यहाँ बात करें अगर क्लोरीन के अंदर, तो क्लोरीन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो 17 है. ब्रोमाइड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 35 है. ठीक. Na+ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 12 है. सॉरी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ. क्लोरीन के पास तो होते हैं 17 एंड ब्रोमीन के पास हो गए 35. Na जो होता है इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 है. दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट यहाँ पर एक Na+ चार्ज के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है. दैट मीन्स इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है. तो डोनेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया है. दैट मीन्स आप उसका काउंट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 10 हो चुके हैं. Mg+2 की हम बात करें तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं. तो अब 8% इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 10 है. ठीक. तो अगर हम देखें इन दोनों के पास जो स्पीसीज़ हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे. और क्वेश्चन भी हमारा ये था कि कौन इसमें से सेम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीसीज़ होगी. तो हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे. The 3 elements A, B and C have atomic number Z-1, Z and Z+2. अब हमें बताना है कि B जो है, हमें दिया है कि जो B है वो कैसा है, स्पेसिफिक वैल्यू हमको दे दी है, हमें बता दिया कि वो नोबल गैस है. अब हमें बताना है कि A और C के बीच में कौन से कंपाउंड बनेंगे. तो Z जो है वो नोबल गैस है. ठीक है. अब फिर नोबल गैस जो होता है उसके जस्ट पहले वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेलोजन्स होते हैं जो Z-1 टाइप की वैलेंसी को शो करते हैं. Z के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर Z+1 जो एल्केलाइन मेटल्स होती हैं जिनकी कैपेसिटी होती है कि 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके. फिर हमारे पास आती है Z+2, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर सकती हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में से. तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो देखते हैं हम. C जो है यहाँ पर वो है Z+2. ओके. एंड A जो है वो हमारे पास है Z-1. तो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा हमारा वो होगा Ca2 टाइप का मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट. हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. सॉरी. When two atoms combine to form molecules then. ओके. बहुत इजी क्वेश्चन है. जब भी जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज़ होती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होगी. वो आंसर हमारा सही होगा. तो जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं.
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 4 एलिमेंट्स हैं A B and C। ये हमारा हो गया A, ये हो गया हमारा B C एंड ये हमारे पास है D, ठीक है। अब हमें इसके अंदर बताना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होगा सबसे लार्जेस्ट है किसके अंदर होगा, ठीक। सबसे लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 1s2 और 2p6 जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड लार्जेस्ट हमें बताना है वैलेंसी के बेसिस पे। तो डी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरह से फुलफिल्ड है, पूरी तरह से स्टेबल है, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है अब ये नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टेबल हो चुके हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, फुलफिल्ड हो चुके हैं। अनफिल्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हमको, अनफिल्ड जो स्पीसीज जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है, बी और सी। अब हम देखते हैं कि 2p की अगर हम देखें तो p जो ऑर्बिटल होता है इसकी टोटल कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, बट यहाँ पर ये कैसा है, 2p2 है, डेस में जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 तक जाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1s2 2s2 2p5 है, डेस मीन्स इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है इसको। 2p5 अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये 2p6 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मीन्स इसको कम मेहनत की ज़रूरत होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो होगा, सबसे पहले भी जो बनेगा वो किस में होगा, 2p5 में। तो सी स्पीसीज जो हमारी होगी वो राइट होगी, ठीक है। इसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी बॉन्ड को बनाने की। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेट जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमको गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि इट इज़ न्यूक्लियाइज ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है वो आइसोटोप होता है वाटर का D2O। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है वो D2O नहीं होता, ठीक है। इट इज़ ए आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आयोनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होता। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो H2 मॉलिक्यूल से, और अगर मॉलिक्यूल बन चुका है तो उसकी जो टोटल वैलेंसी जो होगी वो 0 होगी, डैश में से न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इट इज़ आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। तो यस, ये जो होता है प्रोटॉन वो कैसा होता है, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम्स वो होता है, दैट मीन्स H+ होता है। मीन्स ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देगा, और एक जो इसके पास प्रोटॉन है वो डोनेट कर देगा, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आयोनाइज प्रोटॉन की तरह। दिस मीन्स जो प्रोटॉन होता है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास, तो ये डोनेट नहीं करेगा, है ना, सॉरी इसको डोनेट नहीं करना है। यस, दोबारा से देखते एक बार हम, इट इज़ ए आयोनाइज हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स आयोनाइज हाइड्रोजन एटम कैसे होगा, जब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा उसी को हम आयोनाइज हाइड्रोजन एटम ये कहते हैं। और प्रोटॉन जो होता है वो इसके सिमिलर क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन के पास भी एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर जो होगा हमारा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर हमको यहाँ पे बताना है कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। यहाँ पे हमें उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29 के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फिल करें तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि 29 एटम अगर हमें करना है तो यहाँ पर हमारे पास 20 तक एटम कंप्लीट हो चुके होंगे। उसके आगे हम बढ़े अगर तो 3 यहाँ पर हमारे पास जो 3D है उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 4s2 पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। बट होता क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल एटम है, ठीक है। और इनको क्या करना, जो मेटल्स होती हैं सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो गेन करती है वो कब करती है, जब इनके ऑर्बिटल्स जो होते हैं या तो फुलफिल्ड कंडीशन में हो या फिर हाफ फिल्ड कंडीशंस में हो। तो यहाँ पर क्या करता है जो कॉपर है वो एक्सेप्शंस की तरह हम इसको बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3D ऑर्बिटल्स अगर 3D लाइन में होता तो ये अनस्टेबल होता, इसलिए क्या करता है ये 3D ऑर्बिटल्स को पूरा तरह से फुलफिल कर लेता है और 4s ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल्ड हो जाता है। और मैंने आपको कहा कि ऐसे ऑर्बिटल्स जो या तो फुलफिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो वो पूरी तरह से स्टेबल होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 जो पूरी तरह से यहाँ पे फिल हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके इनर मोस्ट शेल के अंदर जाते हैं, उसमें ऑर्बिटल जो होता है 3D वो पूरी तरह से फिल हो चुका होता है और 4s जो होता है वो हाफ फिल कंडीशन में होता है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिमिलर होंगे। तो हम Na की बात अगर हम करें तो यहाँ पर Na जो है इसका मैंने आपको जस्ट अभी बताया था इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं इसके पास, बट प्लस साइन ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच चुके हैं यहाँ पे 10। ऑर्गन ये नोबल गैस है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 18। मैग्नीशियम +2 की हम बात करें Mg+2 तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट
जो पॉजिटिव जो साइंस है वो हमको ये बताते हैं कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं। जो डोनेट कर दिया वो चला गया, इसका मतलब अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो कितने होंगे 10। कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 20, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को डोनेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बच गए अब वो कितने हो गए 18। के प्लस दैट मीन्स ये है पोटेशियम आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 19 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, मीन्स इसके पास कितने बच गए 18। और ऑर्गन नोबल गैस जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 18। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कैसी है स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या पेयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है। क्या कहता है देखो देखते हैं। चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस आयंस, यस राइट। जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जब नंबर चेंज होता है तो नए आयंस बनते हैं। ठीक है, मीन्स जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है आयंस का। तो डोनेटिंग या एक्सेप्ट करने पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने सीखा, जैसे कि Na+ था, उसने अपने Na+ से Na ने जब डोनेट नहीं किए थे तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, बट जब उसने डोनेट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास सिर्फ 10 ही रह गए। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में चेंजेस हुआ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ आयंस का। बी ये कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड n इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल एटम, बिल्कुल राइट। जब किसी एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे तभी वो स्पीसीज या कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल हो पाता है, न्यूक्लियस स्टेबल हो पाता है। इसलिए आपको पता है कि अगर कार्बन के पास यहाँ पर 6 प्रोटॉन है तो 6 ही उसके पास क्या होंगे, ये 6 प्रोटॉन, तो 6 ही उसके पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें तो फॉल्स को पहचानना है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम्स, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि जो न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो प्रोटॉन्स के नंबर से क्या हो, कम हो। ठीक है, डी ऑप्शन कहता है कि चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एटम प्रोड्यूस आइसोटोप्स, सही बात है। हमने अभी जस्ट देखा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं जब उसमें चेंजेस होता है तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स की फॉर्मेशन होता है ना। आइसोटोप्स हमने देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी चेंज हो रहा है ना। जैसे कि हम एल्यूमिनियम की बात करें या किसी क्लोरीन की बात करें, ठीक है, इसके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों चेंज हो रहे होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वगैरह के चेंज होने से आइसोटोप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमें ये तो सही ऑप्शन से है बने, हमको गलत ऑप्शंस को पहचाना है। तो फॉल्स ऑप्शन जो हमारा होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो न्यूट्रॉन लेस न्यूट्रल एटम इज, न्यूट्रॉन लेस न्यूट्रल एटम जिसके पास कोई न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो वो इकलौता कौन होता है, हाइड्रोजन, जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है इस डायग्राम को देखकर कि किस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो गलत तरीके से हुआ है। मीन्स इसकी हम बोरबरी ने हमको स्कीम बताई है जिसके हम पता लगाते हैं कि कौन सी शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। इसको हम दोबारा लिखते हैं, के एल एम और एन। के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 2, एल के अंदर 8, 18, ठीक है, 32। इस तरह से जो है ये आगे चलता चला जाता है। कैसे निकालते हैं हम इसको, 2n² से फाइंड आउट करते हैं। किसने दिया हमको, ये बोरबरी ने दिया। ठीक है, अब हम इस डायग्राम के अंदर देखना है कि कौन सी शेल के अंदर इस रूल का फॉलो वो नहीं कर रहा है। ठीक, देखो ए वाले में अगर हम देखें तो के शेल के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका जो एल शेल है, के बाद एल शेल, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 8 हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन उससे कम भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बट 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो दैट्स मीन्स ये फॉलो कर रहा है, 5 जो है वो 8 से कम है, 8 से ज़्यादा नहीं है। तो ये फर्स्ट रूल को, ये बोरबरी के रूल को फॉलो कर रहा है। बी की बात हम करें तो फर्स्ट शेल में ही देखो हमको गलती नज़र आ रही है। फर्स्ट शेल में हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ओनली 2, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए। तो ये आंसर हमारा होगा, एक तो बी तो गलत हो गया। ठीक है, ये हमको सेलेक्ट करना है। सी की बात अगर हम करें यहाँ पर तो सी के पास देखो फर्स्ट में तो बिल्कुल सही फिल किया हुआ है। हम इसके बाद जो सेकेंड जो हमारे पास शेल है एल शेल, के बाद एल शेल, उसमें देखते हैं कि जो स्कीम है वो फॉलो की गई है नहीं। तो देखो काउंट करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो आपको पता है कि जो एल शेल जो होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम 8 फिल कर सकते हैं, बट यहाँ तो मैक्सिमम से ज़्यादा है। तो हमें पता लग गया कि कौन है जो करेक्टली तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटम्स एक्स वाई एंड जेड आर फॉलोइंग्स। हमें यहाँ पता लगाना है सेम कि कौन आइसोटोप्स होगा और कौन आइसोबार्स होगा। तो हम देख करके बता सकते हैं कि एक्स और जेड जो होंगे वो कैसे होंगे? आइसोटोप्स होंगे, एंड एक्स और वाई जो होंगे वो हमारे आइसोबार्स होंगे। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। एक्स एंड जेड जो होगा आइसोटोप्स होगा, एंड एक्स एंड वाई जो होगा वो हमारा आइसोबार होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+Cl- आयन। हमें यहाँ पे Na+ और Cl- आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यहाँ पे इसके पहले अगर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बताने के पहले हमें यहाँ पे Na और Cl में इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना होगा। देखो जो Na होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, यानी कि सोडियम का, ठीक है। इसका जो होता है एटॉमिक अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो के शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद के एल में चले गए 8, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहाँ चला जाएगा? एम के अंदर 1। लेकिन हम यहाँ पे क्या आयन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, है ना, Na+ का, जिसका हमको बताना है। तो Na+ है, दैट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो अब इसकी आउटर मोस्ट शेल एल हो जाएगी और टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2 और 8। इसी तरह से हम क्लोराइड आयन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्लोरीन का देखते हैं पहले। इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि 17 यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है। हम देखते हैं इसकी के शेल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल शेल पूरी तरह से फिल है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स के पास बच गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? एम में, यानी कि 2 at 7, ठीक। बट हमें यहाँ बताया गया क्लोराइड आयन है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज ये शो कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्ट क्या मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ हो जाएगा 2, 8 और 8। तो हम देखते हैं ये आंसर हमको कहाँ पर गिवन है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी होगा, जिसमें Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 है और क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8 है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर हमको गिवन है, इसके बेसिस पे हमको बताना है कि इसके अंदर जो होगा कौन सा ऑर्बिटल्स में वो प्रेजेंट होगी, कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो है यहाँ पर हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, ठीक है। एल जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो करता है, जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर के n-1 तक, ओके। एम जो होता है ये स्पिन क्वांटम नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे जो एल है उसकी वैल्यू दी हुई 2, दैट मीन्स ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल की बात यहाँ पे हो रही है। और स्पेसिफिक हमको बताया हुआ है कि M1 जो है उसके अंदर जो स्पिन है वो -2 स्पिन में है, दैट मीन्स उसके पास यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल है जिसकी स्पिन हमको क्या बताई गई है? -2 स्पिन दी हुई है, एक ही स्पिन बताई हुई है ना, तो -2 या +2 कोई भी हो सकती थी। तो इससे हमको पता चलता है कि इसके अंदर जो है इस क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ओनली 1 ऑर्बिटल्स होंगे, और ये ऑर्बिटल्स हो सकता है हमारा dx² और y², ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नंबर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज सेम इन Al+3 एंड F-+3। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर L+3 और F- जो आयन है हमारे पास वो किस तरह से सेम है। तो L+3 की अगर हम बात करें तो इसके पास जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। 13 में से अगर यहाँ पे इसी आयन में जब कन्वर्ट हो गया तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो बचेंगे 10, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्लोराइड आयन की बात करें तो ये फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 9। F की हम बात कर रहे हैं, माइनस चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, मीन्स इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ 10 हो गए। तो अब हम जब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं तो हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम है। तो ये कौन से बेसिस पे सेम है? एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ये एक दूसरे से सेम है, सिमिलरिटी शो करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन एटम डज नॉट डिफर फ्रॉम द क्लोराइड आयन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो एक तरफ हमारे पास क्लोरीन एटम है Cl, ठीक, एक तरफ है हमारे पास क्लोराइड आयन।
हमें बताना है कि इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, बस 18 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये जो है दोनों एक दूसरे से सेम सिमिलरिटी को शो नहीं करते। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव आयन होता है फायंस की रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन अगर देखें तो प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, बिकॉज क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोराइड आयन बन जाएगा तभी भी इसका एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये सेम होंगे, बाकी इनकी इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगी। तो हमारा आंसर सी होगा कि प्रोटॉन के बेसिस पे ये एक दूसरे से सेम है, बाकी अदर बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम और केमिकल रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलो रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हमको यहाँ पर 3 स्पीसीज दिए हुए हैं, उसमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी में सेम है। तो n-3 की हम बात यहाँ पे करें, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस चार्ज डैश में 3 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल नंबर 10 हो गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस साइन डैश में इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो टोटल नंबर 10 हो गए। तो हमको हमारी स्पीसीज मिल गई, वो कौन होगी, ए नंबर की, ए ऑप्शन वाली, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर सेम है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच इज़ द करेक्ट आंसर इफ़ n इक्वल टू 4। तो हमें पता लगाना है कि कितने एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो n जो होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जिसके लिए हमें बोर-बरी ने जो है एक फॉर्मूला दिया है कि अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे 2n² से, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे n² से। तो यहाँ पर n² जो होगा, n की वैल्यू 4 है, रेस्ट में सी हो जाएंगे 16, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 32। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, 19 नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का यहाँ पर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये भी सेम कॉपर की ही तरह अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है बिकॉज गैनिंग दी स्टेबिलिटी के लिए। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि ये या तो फुलफिल्ड होना चाहेगा या हाफ फिल्ड कंडीशन अपनी शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम सीक्वेंस से चलें तो यहाँ पर होना चाहिए था 3d4 और 4s2। ठीक है, बट यहाँ पर 3d4 होने की वजह से इस स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या हो गया, ये 3d5 में कन्वर्ट हो गया और वापस से 4s1 जो है वो हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो 3d5 4s1 इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन पे 3d5 ns1। 10 के अंदर टोटल टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 इसके अंदर फिल हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, देश में 3d5 में कन्वर्ट हो चुका है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर डिजीज इज। तो आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इसी में से एक आइसोटोप है कोबाल्ट-60, जिसका यूज़ हम करते हैं कैंसर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इफ़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज़ 287, तो हमें बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। तो हमें पता है कि 287 जो होगा वो 17 टोटल नंबर उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने बता दिया कि एटॉमिक नंबर उसका कितना होगा, 17। 28 + 10 + 7 डैश में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 ही क्या होंगे उसके पास, प्रोटॉन। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 17। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये 12 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे 12 प्रोटॉन्स के, और 12 प्रोटॉन्स होगा एटॉमिक नंबर के इक्वल, और एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, विच एलिमेंट हैव 2 शेल्स एंड बोथ दीज शेल्स आर फुलफिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरली ये जो गैसेस, ये जो होता है कि दोनों शेल्स हो बस, और उनके जो पूरे शेल्स है वो पूरी तरह से फुलफिल्ड हो। जनरली इस चीज़ को जो फॉलो करती है वो नोबल गैसेस फॉलो करती हैं। हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ नोबल गैसेस दिखाई दे रही है, एक तो नियोन और एक हीलियम। लेकिन जो हीलियम होती है उसके पास एक ही शेल होता है, के शेल, और वो पूरी तरह से फुलफिल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। डैश में इसके पास 2 शेल्स नहीं होते, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं नियोन के पास, नियोन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, और ये फुलफिल्ड होते हैं के और एल में। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में, और एल के अंदर ये होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से नियोन के पास सिर्फ 2 ही शेल्स हैं और वो पूरी तरह से फुलफिल्ड हैं। ठीक है, तो सल्फ़र के अगर आपको चेक करना है तो मैं बता देती हूँ। सल्फ़र जो होता है इसका होता है 16, के, एल और एम, दैट्स मीन 2, 8 और 6। मिस नंबर ऑफ शेल्स इसके पास 2 से ज़्यादा है, एम शेल भी प्रेजेंट है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सेम नाइट्रोजन में भी इसके पास जो 2 से ज़्यादा शेल्स होते हैं, ठीक, जो कि फुल 2 शेल्स होंगे लेकिन वो पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं होते। इसके पास भी 2 शेल्स हैं बट वो पूरी तरह से फुलफिल्ड नहीं होते हैं। तो 2 शेल्स भी हो, कंडीशंस ये है 2 शेल्स भी हो और फुलफिल्ड भी हो, उसको कौन उस कंडीशंस के बेसिस पे कौन खड़ा उतर रहा है यहाँ पर हमारे पास, बी ऑप्शन, यानी कि वो आंसर कौन होगा हमारा, नियोन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, नियोन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Cl- आयन। हमें बताना है कि यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है उसके पास कितने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं एक बार यहाँ पे क्लोराइड आयन जो है उसकी वैलेंसी को लिख करके, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के। तो ये के, एल, एम और एन शेल की बात हम करें, के में 2 हमने फिल किए, एल में 8 किए, एम में यहाँ पर अगर ये क्लोरीन होता तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते, और मैं यहाँ एम में कितने फिल करती, 7, बट ये क्लोराइड आयन में चेंज हो चुका है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है ना, और वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो हमसे पूछा ये गया है कि क्लोराइड आयन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी। ओके, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो हम अब आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।